राजधानी यानी कि जयपुर से, जहां पर जेईसीसी में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट 2026 ने राज्य को डिजिटल नवाचार के नए युग की तरफ अग्रसर किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया, जबकि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद और आईटी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विशेष रूप से मौजूद रहे। दो तस्वीरें आपके सामने। इस मौके पर राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 का शुभारंभ भी किया गया, जिसका उद्देश्य प्रशासन, उद्योग और आमजन के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सम्मेलन में AI आधारित डिजिटल और स्मार्ट सिटी समाधान, ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गहन चर्चा हुई। देश विदेश से आए तकनीकी विशेषज्ञ और निवेशकों ने राजस्थान की डिजिटल क्षमताओं की सराहना भी की। कॉमिक कॉन, इनोवेशन एक्सपो और स्टार्टअप पिचिंग सेशन भी आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहे। डिजिफेस्ट 2026 ने साफ किया कि राजस्थान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय लेवल पर तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। तो ये दो तस्वीरें डिजिफेस्ट की। प्रवासी भाई बहनों के राजस्थान से जुड़ाव को मजबूत करने के लिए अनेक पहल की हैं। हमने उन्हें एक मंच पर लाने के लिए हाल में प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया। प्रवासी राजस्थानी के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामला विभाग का गठन भी हमने किया है। हमने प्रवासी राजस्थानी नीति तैयार की है, जिससे मेरे प्रवासी राजस्थानी भाई बहनों को सम्मान, पहचान, आसान निवेश सुविधा, सहयोग और अपनी मातृभूमि के विकास में भाग लेने का ठोस रोड मैप मिल सकेगा। मेरे भाइयों, प्रवासियों समेत सभी निवेशकों के लिए आज राजस्थान निवेश का एक प्रमुख स्थान बन रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश और दुनिया के सबसे बड़े और दिग्गज उद्यमियों की जन्मस्थली भी रहा है, क्योंकि आप देखते हैं अगर हर तीसरा उद्योगपति देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन मेरा लगता है कि हमारा संकल्प है कि अब राजस्थान उन उद्योगों की कर्मस्थली भी बने। आज हमारे प्रवासी राजस्थान बंधु कर्म भूमि से मातृभूमि, जैसा मैंने कहा, हमारी पहलों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। मुझे भरोसा है कि आप सबकी सक्रियता, भागीदारी राजस्थान को स्टार्टअप तकनीकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करने में मददगार बनेगी। आज हर हाथ में मोबाइल है और ऑनलाइन सेवाओं का सब लाभ उठा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार प्रदेश में साइबर क्राइम को पनपने नहीं देगी। और लगातार आप देख रहे हैं, हमने हर उद्यमी को कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा के लिए, उनके काम के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने युवाओं से आह्वान भी किया है कि जो नए स्टार्टअप बना रहे हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, हमने कहा है कि महीने में एक दिन ऐसे युवाओं से हम बात करेंगे और उनको चिन्हित करके उनको बुलाएंगे और उनकी बात सुन करके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी हम आने वाले समय में ये AI के क्षेत्र में भारत का जो विश्व पटल पे योगदान होगा और ये जो समिट हो रहा है, इम्पैक्ट समिट, इसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसमें देश और दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुझे राजस्थान में ये प्री समिट के इवेंट में आने का अवसर मिला है और आदरणीय मंत्री मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी भी उपस्थित थे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ जी, जो यहाँ भी मैं कह सकता हूँ बढ़िया डबल इंजन चल रहा है और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में राजस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए हैं और आज भी काफ़ी पोर्टल से लेके भामाशाह डेटा सेंटर से लेके जो कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्र तक है, ये दर्शाता है कि राजस्थान का युवा यहाँ के स्टार्टअप्स को पूरा प्रोत्साहन केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो डबल इंजन चल रहा है वो दे रही है। और आने वाले समय में राजस्थान एक बहुत बड़ी भूमिका AI के क्षेत्र में जो भारत भी निभाएगा और राजस्थान उसमें एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु बन के उभरेगा, यही मेरा मानना था। आने वाले समय में ये AI के प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और तभी से कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए थे, जैसे गांव-गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल को पहुंचाना। राजस्थान सरकार ने पहले 2 वर्ष के अंदर आपने देखा किस तरह से औद्योगिकरण को, आर्थिक मजबूती के लिए कदम बढ़ाए। उसी के साथ साथ नई नीतियां यानी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से
वो जनता के सामने लेकर आए। उसी में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने डेटा सेंटर पॉलिसी, AVGC यानी एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सब को और एक्सटेंडेड रियलिटी, इसकी भी पॉलिसी लॉन्च करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी पॉलिसी लॉन्च हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में है। ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर AI की जरूरत होती है, बहुत साधारण लेवल पर भी AI जब आ जाती है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। अब इसके अंदर हमारे युवाओं के लिए गेमिंग के कोर्सेज, डिजाइन इंजीनियरिंग के कोर्सेज, कोडिंग करना, ये सारा का सारा हमारे युवा सीखेंगे। स्कूल से लेवल से सीखना शुरू करेंगे। यानी एक बड़ा लीप, एक लंबी छलांग भारत लगा रहा है ताकि जो पूर्ण तरह से प्रगतिशील राष्ट्र हैं उनके साथ हमारा देश भी मिल जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होगा वो हमारे युवाओं को होगा, किसानों को होगा, महिलाओं को होगा, हर व्यक्ति को होगा। टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत बढ़िया तरह से भी अश्विनी वैष्णव जी ने बोला, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझो तो बिजली के समान है। जब बिजली हर व्यक्ति तक पहुंची है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। उसी दिशा में हमने ये प्लेटफॉर्म, ये मंच का आयोजन करा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को जिन्होंने, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, सब यहाँ पर जो आए, और साथ साथ मीडिया के माध्यम से इस मंच के बारे में पूरे देश को, पूरे राजस्थान को। और अब जयपुर से एक और खबर। शिक्षा विभाग ने जारी की प्रिंसिपल की एक और तबादला सूची। 295 प्रिंसिपल की तबादला सूची जारी हुई। आज सुबह ही 117 प्रिंसिपल की सूची जारी की गई थी। लंबे समय से आपको बता दें, प्रिंसिपल तबादला की सूची का इंतजार कर रहे थे। अब व्याख्याता तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना है। मतलब प्रिंसिपल तबादला सूची तो जारी हुई, लेकिन अब व्याख्याता तबादला सूची भी जल्द जारी होने की संभावना। यह आदेश आप देख सकते हैं, और लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था प्रिंसिपल तबादला सूची का। आखिरकार उस इंतजार पर अब विराम लगा है और वो सूची भी जारी हो चुकी है। और ये सूची की कॉपी जो है आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। साथ ही अब प्रिंसिपल तबादला के बाद में व्याख्याता तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि प्रिंसिपल तबादला सूची के बाद व्याख्याता तबादला सूची की भी जल्दी जारी हो जाएगी और पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। आज सुबह भी हमने आपको दिखाया कि तकरीबन 117 प्रिंसिपल तबादला सूची जारी हुई, और अब एक और उसके बाद में ये अनुमान भी है, ये संभावना भी है कि व्याख्याता सूची भी जल्द जारी हो जाएगी और इस इंतजार पर भी विराम लग जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुणाल भटनागर हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज सुबह तकरीबन 117 नामों की प्रिंसिपल तबादला सूची और अब तकरीबन शायद 295, विस्तार से बताइए कितनी महत्वपूर्ण ये तबादला सूची, कहां पर कौन से प्रमुख नाम, डिटेल में बताइए। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग में लंबे समय जो है इंतजार था तबादलों का, और क्योंकि इससे पहले शिक्षा विभाग द्वारा 6000 से ज्यादा जो प्रिंसिपल है उनको इधर से उधर किया गया था। उसके बाद कई प्रिंसिपलों ने ज्वाइन नहीं किया था। ऐसी स्थिति में जो है शिक्षा विभाग ने आज सुबह इससे पहले एक संशोधित सूची निकाली थी, फिर आज एक संशोधित सूची सुबह निकाली थी जिसमें 117 नाम थे, और अब 295 प्रिंसिपलों की एक और तबादला सूची यहाँ पर निकाली गई है। सुबह से 2 तबादला सूची जो है जारी हो चुकी है, जिसमें अब तक जो है 412 जो शिक्षक है, प्रिंसिपल है, उनके जो है यहाँ पर तबादले कर दिए गए हैं। अब इसके बाद सभी को इंतजार है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता जो है उनके जो तबादला सूची है वो भी जल्द जारी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि पंचायत राज चुनाव शुरू होने वाले हैं। उससे पहले जो है शिक्षा विभाग चाहता है जिन लोगों के तबादले की नीति उन्होंने बना रखी है, तबादला सूची जो है तैयार है, उनकी तबादला सूची जारी कर दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारी के लिए। तो प्रिंसिपल तबादला सूची होने के बाद अब ये भी अनुमान है, संभावना है कि व्याख्याता तबादला सूची भी जल्द आप लोगों के सामने होगी।
जयपुर से खबर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने वीबीजी राम जी कानून को लेकर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये कानून रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण आजीविका को सशक्त करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। राठौड़ ने बताया कि इस कानून के तहत रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए हैं, तो वहीं वनवासी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त 25 दिनों का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि भुगतान की समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे भ्रम और अनियमितताएं खत्म होंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि पहले मनरेगा में बिचौलियों की भूमिका थी, जिसे नए प्रावधानों से खत्म भी किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे। जरूरतमंद नागरिक को रोजगार भी मिल सके, रोजगार के अवसर अधिक मिले और उसमें कुछ सुधार करने थे, वो सुधार भी किए और व्यवस्थित रूप से काम हो सके। अव्यवस्थित काम नहीं हो, कोई काम अधूरा छोड़ दिया जिसका कि जनता के लिए कोई लाभ नहीं होता, कई काम अनुपयोगी कर दिए, कई ऐसे जॉब कार्ड्स भी मिले, लाखों जॉब कार्ड्स कई मठाधीशों के पास में, नेताओं के पास में, कर्मचारी अधिकारियों के पास में मिले। कई ऐसे जॉब कार्ड्स बना दिए गए जो मुंबई में बड़ा बड़ा उद्योग चलाते हैं, व्यापार चलाते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, और वो उनके नाम यहाँ चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स खोल दिए और उनसे वो बिचौलिए धन प्राप्त कर लेते थे। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई थी। यहाँ तक कि अशोक गहलोत जी ने भी खुद ने भी जब ये मेट लोगों की जो यहाँ मीटिंग हुई उसमें भी कहा कि भाई कई सरपंच बोलेरो सरपंच बन गए, ये बात भी उन्होंने कही थी, ये स्वीकारो। चलिए अगली खबर की बात करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित लाइब्रेरी बिल्डिंग पहुंचे और वहां पर परिवादियों की समस्याओं के समाधान की पूरी प्रक्रिया का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया और शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले भी संपर्क पोर्टल हेल्पलाइन का निरीक्षण कर चुके हैं, जहां पर उन्होंने खुद परिवादियों के फोन सुने थे और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसके बाद कई शिकायतों का उसी दिन समाधान भी हुआ था। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। संपर्क पोर्टल 181 के माध्यम से आने वाली शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई भी की जा रही है, ताकि जनता को समयबद्ध और प्रभावी राहत मिले। और अब जयपुर से एक और खबर, कुसुम योजना के सोलर प्लांटों पर डिस्कॉम चेयरमैन का सख्त अब रुख देखने को मिल रहा है। काफी सख्ती देखने को मिल रही है। चेयरमैन आरती डोगरा ने डेवलपर्स और किसानों से संवाद किया, उसकी तस्वीरें आप देख लीजिए। दिन के समय ट्रिपिंग रोकने के सख्त निर्देश दिए। ट्रिपिंग से सोलर जनरेशन में हानि पर चिंता जताई। जीएसएस फीडर और लाइनों की नियमित मेंटेनेंस पर भी जोर दिया। सौर ऊर्जा उत्पादन की हानि न्यूनतम करने के निर्देश दिए। डेवलपर्स को सीएफए प्रक्रिया जल्द पूरी करने के आदेश दिए। किसानों और सोलर जनरेटर की समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश भी दिए गए। बैठक की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। करौली में गौतम बुद्ध नगर के मुख्य मार्ग पर सालों से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली थाना पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नगर परिषद का पीला पंजा चला और अतिक्रमण हटाया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही मौजूद रहे। अतिक्रमण हटने से मुख्य मार्ग पूरी तरह से साफ हुआ और आमजन को आवागमन में राहत भी मिली। ये कॉलोनी में एक रोड है जिसको इन्होंने अपने निजी स्वार्थ या जिस भी स्वार्थ के लिए इसको बंद कर रखा था पत्थरों से, जो आज नगर पालिका प्रशासन द्वारा इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है और भविष्य में इनको चेतावनी दी जाती है कि इस तरह का अतिक्रमण कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा और उसको हटाया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर में ये कॉलोनी में एक रोड है
जिसको इन्होंने अपने निजी स्वार्थ या जिस भी स्वार्थ के लिए इसको बंद कर रखा था। और अब खबर खाजूवाला से। खाजूवाला मंडी में पीएचडी द्वारा पुराने बकाया बिल एक साथ जारी हुए। कई सालों के लंबित बिल एक मुश्त थमाने पर उपभोक्ताओं में नाराजगी यहां पर देखने को मिली। नई पाइपलाइन योजना के तहत दिए जा रहे हैं नए जल कनेक्शन। विभाग द्वारा एक साथ भुगतान का दबाव, आमजन परेशान। विरोध में शिष्टमंडल ने पीएचडी अधिकारियों से मुलाकात की और वहां के लोगों ने बिलों में राहत और किश्तों की मांग उठाई। खाजूवाला में 25 करोड़ की लागत से नई पेयजल योजना पर काम जारी है। पीएचडी एक्सीए नरेश कुमार बोले, बिलों की जांच करके जल्द राहत दी जाएगी। गर्मी से पहले शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता होगी। फिलहाल तो अपने जो मुख्य रोड है, जिससे जो चौड़ी है मुख्य बाजार है, वहाँ तो हम दोनों तरफ लाइनें डाल रहे हैं। फिर भी हमारे रोड मरम्मत ली हुई है और स्थानीय अपन पीडब्ल्यूडी और जो नगर पालिका है, इन दोनों से भी संपर्क में है। जहाँ पहले उनकी प्राथमिकता रोड बनाने की, वहाँ हम लाइन पहले डाल रहे हैं। फिर भी बचेगी, हम उसको मरम्मत करेंगे सर। लापरवाही नहीं सर, ये बीच में क्या है, हमारे को कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था, वो बढ़ा नहीं बिल। अब हम उसको सतत करेंगे। इच्छा है सर, हमारी मंशा है कि हर आदमी को अंतिम छोर पे पाइपलाइन जो डाल रहे हैं वो सबको पानी मिले और उसी के अनुसार काम करें। और उम्मीद है कि ये जो आने वाली गर्मी है उसमें हम हमारे जो 2 रिजर्वायर भी तैयार होके कम से कम पानी का। बढ़ते हैं आगे। किशनगढ़ के बहुचर्चित वीआईपी ट्रेड घोटाले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 10 महीने से फरार चल रहे मुख्य आरोपी और क्राउन डायरेक्टर अब्दुल समद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई किशनगढ़ शहर के एएसपी अजय सिंह राठौड़ के सुपरविजन में गठित विशेष टीम के द्वारा की गई। तकनीकी निगरानी और सूचना तंत्र के आधार पर आरोपी को चित्तौड़गढ़ के सक्रिया से डिटेन करके मदनगंज और गांधीनगर थानों के मामले में गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ है कि अब्दुल समद और लोकेश चौधरी ने वीआईपी ट्रेड के नाम से अवैध कंपनी बनाकर निवेशकों को 10 माह में रकम 3 गुना करने का झांसा देकर के करोड़ों रुपए ठगे और फिर फरार हुए। मामले में अब तक 30 से ज्यादा मामले दर्ज है और कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस अब ठगी की राशि की बरामदगी और अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वीआईपी ट्रेड का फ्रॉड का मामला है, जिसमें केस टाइम से कुछ अपराधी वांछित थे, जिसमें से आज अब्दुल समद को पकड़ के लाए हैं, जो कि मुख्य आरोपी है, जिसने ये सारा फ्रॉड का प्लानिंग करी थी इसको एमएलएम के तरह और इसके इन्वेस्टर्स को लेके उसमें ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह में पैसा लगवाने का काम किया था। और इससे पहले अपन 2 जने और हैं, हिदायत अली और कैलाश चौधरी, जो कि इसी मामले में वांछित चल रहे थे काफ़ी समय से, इनको पकड़ के लाए। अभी तक कितने मामले इनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं? इसमें 30 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं दोनों थाना क्षेत्रों को मिलाकर, और उन सभी में रिकवरी वगैरह ड्यू है, क्योंकि ये काफ़ी लोगों का पैसा लेके भाग गए थे। और अब अगली खबर की बात करेंगे। लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र के बलारा थाना इलाके में फायरिंग के मामले में फरार चल रहे इनामी आरोपी सुमेर उर्फ वसूली ने आज लक्ष्मणगढ़ न्यायालय में सरेंडर किया। सरेंडर के बाद बलारा थाना पुलिस आरोपी को अपने साथ में थाने ले गई। तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को बलारा इलाके में बीएल ग्रुप और वसूली ग्रुप के बीच आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की घटना देखने को मिली थी। इस मामले में सुमेर उर्फ वसूली घटना के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस पर करीब 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। लंबे समय से आपको बता दें कि पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे आरोपी के सरेंडर को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। फिलहाल बलारा थाना पुलिस आरोपी से फायरिंग की घटना और उससे जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। और अब बात करौली की करेंगे। पीएम श्री स्वतंत्रता सेनानी चिरंजी लाल शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली के विद्यार्थियों ने व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत जयपुर में आयोजित डिजीफेस्ट 2026 में भाग लिया। विद्यालय के 80 से ज्यादा विद्यार्थियों ने इस आयोजन में शामिल होकर डिजिटल तकनीक, स्टार्टअप, सरकारी योजनाओं, रोजगार के नए मौकों की जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार पाराशर और कौशल मित्र गिरिराज प्रसाद मीना ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों को करियर से जुड़ी व्यवहारिक समझ मिलती है। शिक्षक अशोक कुमार सैनी ने बताया कि करौली जिले का एकमात्र विद्यालय है जिसने डिजीफेस्ट में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम अधिकारी मेघरा मीना और एडीपीसी सर्वेश कुमार गुप्ता के निर्देशन में यह भ्रमण भी रखा गया। विद्यार्थियों ने कंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर कंपनी
कंप्यूकॉम कॉलेज और भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी का भ्रमण भी किया। डिजिफेस्ट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। आसींद उपखंड क्षेत्र के प्रतापपुरा, देवपुरा और काली मंगरी ग्रामीण इलाकों में बीते 4 महीनों से चंबल परियोजना का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे गंभीर पेयजल संकट बना हुआ है। ग्रामीणों को मजबूरी में निजी टैंकर मंगवाकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है और उसकी बानगी आप खुद टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। गांव के गोवर्धन लाल तेली ने बताया कि खारी नदी के बहाव के दौरान चंबल परियोजना की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसे अब तक ठीक नहीं किया गया है और इसी कारण गांवों में नियमित जलापूर्ति पूरी तरह से ठप है। हालात ऐसे हैं कि महिलाओं को घंटों पनघट पर पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है और वहां पर भारी भीड़ लगी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जल्द दुरुस्त करके चंबल परियोजना की पेयजल आपूर्ति जल्द बहाल की जाए ताकि लोगों को राहत मिले। प्रतापपुरा में और देवपुरा में, दोनों प्रतापपुरा में पानी की समस्या 4 महीना हो गए, अभी तक पानी नहीं आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे। बयाना पंचायत समिति के बीसी कक्ष में आज समस्त 46 ग्राम पंचायतों के सचिवों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बयाना विकास अधिकारी शिव सिंह जाटव ने की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। विकास अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों में सड़क निर्माण, नाली निर्माण, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइटिंग और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्य तेजी से प्रगति पर है। उन्होंने सचिवों से अपने अपने इलाकों में कार्यों की नियमित निगरानी करने और किसी भी लेवल पर लापरवाही नहीं बरतने को कहा। लाभ की योजना में जैसे पेंशन योजना है, पेंशन योजना का अपन निर्धारित समय सीमा पर स्वीकृति जारी करते हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देकर के जल्दी से जल्दी जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत हमने जो भी व्यक्तिगत शौचालय है उनकी कंप्लीट करवा करके अपने ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से मंगवाते हैं और व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का सीधा उनको निर्देश देते हैं। इसके साथ